राजरानी जी अपने पति के साथ अपने गांव में रहा करती थी। वह वहां खेती बाड़ी का काम करते थे और उनका बेटा शहर में रहा करता था और वह एक ऑफिस में जॉब करता था। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया और वह उससे शादी करना चाहता था। यह बात उसने अपने माँ बाप से बताई तो वह भी शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन मनोज की पत्नी मनोज के माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस कारण उसे अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में ही रहना पड़ा। लेकिन अपने पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी माँ को अपने पास ही लाना पड़ा। यही बात उनकी बहू को खटकती थी। अजी, सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए हैं। पूछ रही हैं बाबूजी क्यों नहीं आए, अभी तक उनकी दवाई का समय हो गया है। मनोज की पत्नी हेमा चिल्लाते हुए बोली। हेमा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? मनोज बोला तो हेमा ने कहा, फिर मेरे सर क्यों मढ़ दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान हो गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक मनोज के अम्मा बाबूजी अपने गांव में रहते थे। मनोज की पत्नी हेमा को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी से। दोनों बेटा बहू उनसे अलग शहर में रहते थे। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद ही किया करते थे और अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह काम करने गए हुए थे। वहीं खेत से लगी पहाड़ी से पत्थर टूटकर उनके सर पर लग गया। पत्थर इतना बड़ा था कि उसकी चोट से उनकी मौत हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाईं। अब अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे मनोज को फ़ोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि मनोज की पत्नी हेमा अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और उसने मनोज को भी साफ साफ मना कर दिया कि अम्मा को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए मनोज ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अपनी अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन मनोज अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक भी नहीं जाने देना, और अगर यह कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना ही चाहिए। डॉक्टर की दी गई हिदायतें जब मनोज ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ, वह सब सुनती हैं, सब समझती हैं, बस परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती हैं। माँ अपने बेटे बहू के पास तो आ गई थी, पर बहू के रूखे स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह अपने ऑफिस चला जाता था और बहू हेमा की तो आंखों में अम्मा सारा दिन खटकती रहती थी। हेमा उसे ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती कि उसके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसा लगता जैसे उनके पति अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भगवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, 1 गिलास पानी पिला दे। उनके पति अम्मा की दुनिया से तो चले गए, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई अम्मा एकदम से ठिठक कर बैठ गईं जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई
और हेमा ने उनके हाथ में झाड़ू दे दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में मनोज तैयार होकर ऑफिस जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, हेमा तुम्हें पता है ना अम्मा की हालत का, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कब समझोगी तुम। अरे क्या हुआ, अम्मा को अच्छी भली तो है, अब सब काम कर सकती है, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी, हेमा गुस्से भरी आवाज़ में बोली। मनोज के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज़ की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो हेमा भी अम्मा से घर का कोई न कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने को दिल करता, लेकिन हेमा अपने बेटे को उसके नज़दीक भी नहीं जाने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो अम्मा को घूरते हुए हेमा अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती और उसी में खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को मनोज ने समझा दिया था कि अम्मा तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी हो तो हेमा से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन अम्मा हेमा के व्यवहार से वैसे भी दुखी थी, इसलिए हेमा से यह कहकर कि थोड़ी देर बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गई। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उसका घर कहाँ है। अम्मा भूलने के कारण इधर उधर भटकती हुई इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगे कि अब वह घर कैसे पहुंचेगी। डर के मारे रोने लगी। हेमा ने कोई खोज खबर नहीं ली अम्मा की। शाम को जब मनोज घर पर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे हैं, माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। मनोज अम्मा को लेकर घर आ गया और डांटने लगा, जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई। हेमा तुम तो देख सकती थी कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर। उधर हेमा चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और मेरे सर पर मुसीबत लाकर पटक दी। सुनती कहाँ है वह मेरी। चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम कर रह गई। अपने बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा की भूलने की आदत के कारण हेमा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया या नहीं। हेमा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। हेमा ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी बारी थी। सारी सहेलियां घर पर इकट्ठा हुई तो उन्होंने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय नूडल्स की। हेमा ने अम्मा को चाय नूडल्स बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बीमार अम्मा, उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और नूडल्स बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, छी छी थू थू, यह क्या बनाया है हेमा तेरी सास ने, इसके लिए हमें घर पर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत ख़राब होने के कारण अम्मा ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और नूडल्स भी जला दिए थे। बस फिर क्या था, हेमा सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर बरसना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियां नाक मुंह सिकोड़ कर चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड़ लड़ा रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने बेइज्जती करा दी आपने तो मेरी। बोलते हुए हेमा अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी जलती हुई छोड़ दी। तेल धूं धूं करके जल रहा था।
और साथ में हेमा का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए हेमा अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर चला गया तो हेमा अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो आज आपको पार्क घुमाने ले चलती हूँ। आप कब से पार्क जाने की जिद कर रही थी ना। अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों के बाद अम्मा कहीं घूमने जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के बाहर एक पार्क में गई। हेमा ने वहीं अपनी सास को एक बेंच पर बिठा दिया। अम्मा यहीं बैठ जाओ, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर हेमा चली गई। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, हेमा लौटकर ना आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया। दोपहर को एक आदमी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेंच पर कब से बैठी है, तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। और बेचारी अम्मा अपना नाम भी भूल गई थी। आदमी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया लेकिन कोई नहीं आया, तो उस आदमी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी ही देर हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर पार्क में पहुंच गए, और साथ में सेवा संस्थान के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर कर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और ना बोल ही पाई। उन्होंने अम्मा का वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दिया, और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को मनोज जब ऑफिस से वापस घर आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हैं? अकेले तो कहीं जाने से रहीं, मुझे क्या पता कहाँ गई हैं तुम्हारी अम्मा। अम्मा बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। हेमा नज़रें चुराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरी बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोज अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जान संस्था के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने आकर अम्मा के घर का पता दे दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और सेवा संस्था के लोग दिए हुए पते पर पहुँचे तो देखा घर में एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर हेमा हैरान रह गई। हेमा उन्हें नफरत से घूरती जा रही थी। हेमा को यकीन था कि अपने भूलने की बीमारी के चलते अम्मा की घर में वापसी नहीं हो पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आई रिपोर्टर और सेवा संस्था के सदस्यों ने हेमा से मनोज का मोबाइल नंबर लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने को कहा। थोड़ी ही देर में मनोज हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और हेमा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला मनोज को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में हेमा ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद ही वह अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे पार्क में छोड़कर आई थी। मनोज को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही हेमा को एक जोरदार थप्पड़
मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हेमा चिल्लाई। हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है। दूसरा थप्पड़ मारते हुए हेमा से बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार हैं तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया? उनका देखभाल करने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी? मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही हेमा की मनमानी पर लगाम लगाई होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहता, तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। कहते हुए मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने मनोज और हेमा दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। मनोज इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ठीक ढंग से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, यह सुन निश्चिंत करने की जिम्मेदारी मैं सेवा संस्थान को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपकी माँ जी का हालचाल जानने आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संस्थान के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुक कर हेमा से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई है, वो यह कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म अभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर हेमा तो जैसे जमीन में गड़ गई। हेमा ने नज़रें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में बच्चे को बिठाए उसे कब से दूध पिला रही थी। आज हेमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से अम्मा के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देख उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। हेमा ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। अब हेमा अपनी सास का बहुत मान सम्मान किया करती थी। अब राजरानी जी की अपनी बहू से खुश रहती थी और बेटा भी अपनी माँ को लेकर परेशान नहीं होता था कि मेरे ऑफिस के जाने के बाद मेरी पत्नी उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी या नहीं। तो दोस्तों, राजरानी जी की हालत का जिम्मेदार कौन था? कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।